ओके, सो फार हम फाइनेंशियल एनालिसिस में जो बात समझ चुके हैं वो ये कि फाइनेंशियल एनालिसिस में हम इंफॉर्मेशन को रिलेटिव फॉर्म में बेसिकली एनालाइज कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता जो कैश फ्लो एनालिसिस है उसको हम एब्सोल्यूट फॉर्म में करते हैं। वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और वहाँ पर हम इस बात को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? वर्टिकल इसके नाम से जैसे जाहिर है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में टोटल एसेट्स को बेस करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में नेट सेल्स को बेस करते हैं। तरीकाकार क्या है अभी चंद मिनट में पता चल जाएगा। ये इस वक्त आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ये इंफॉर्मेशन जो मैं येलो कलर से पेंट कर रहा हूं ये है 2018 की इंफॉर्मेशन। टू 2018 में हमारे पास टोटल एसेट्स 35,440 की हैं। कैलकुलेटर उठा लीजिए। ये एक एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की उठाइए और देखिए कि 15,000 की 35,440 पे क्या परसेंटेज है। कैलकुलेट कीजिए प्लीज। 15,000 डिवाइडेड बाय 35,440 into 100 gives you 42.33%। तो देखिए ये ठीक कैलकुलेट की हुई है। यस सर। अब कोई भी इंफॉर्मेशन उठा लें, जैसे मैंने सर्कल की हुई 200, 6,000, किसी भी इंफॉर्मेशन को 35,440 पे डिवाइड करके देखें परसेंटेज क्या आती है। प्लीज अभी देखें। जी बेटा, इसको बस आप वेरीफाई कर लें कि जो ये परसेंटेजेस कैलकुलेट हुई हुई हैं ये तमाम परसेंटेजेस बेस्ड ऑन टोटल एसेट्स हैं। तमाम परसेंटेजेस बेस्ड ऑन टोटल एसेट्स। मैंने 3 उसमें से बस उठाई हैं, बाकी भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही यस सर। ये हमने किया वर्टिकल एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वर्टिकल एनालिसिस हमें कंपैरेटिव ईयर का भी करना पड़ता है सो दैट कि हम देख सकें कि पिछले साल में और इस साल में क्या चेंज है। पिछले साल हमारी 32.71% था टोटल एसेट्स का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इस साल 42.33% है। तो इसलिए पिछले साल का भी वर्टिकल एनालिसिस कर लिया जाता है। आप इसको भी मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि क्या ये टोटल एसेट्स 12,000, टोटल एसेट 36,690 के 32.71% ही बनते हैं और ये जो हमारे पास शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं टोटल एसेट्स के 2.45% ही बनते हैं। तो हम जिस साल का वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं उसी साल के एसेट्स से उसको डिवाइड करके परसेंटेज मालूम करेंगे। मैंने एक बात कही थी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम टोटल एसेट्स पे बेस करते हैं वर्टिकल एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नेट सेल्स पे बेस करते हैं। आइए आप जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी देख लीजिए। ये बाय द वे उसकी इक्विटी साइड है
इधर भी आप अगर देखें तो वही टोटल एसेट्स उसकी बेस बनेंगे दूसरे साल में, पिछले साल में भी आप इसकी परसेंटेज वेरीफाई कर सकते हैं। अपने कैलकुलेटर को तेज़ी से चलाइए, मुझ पे यकीन करने के बजाय कैलकुलेटर को आप चलाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक बात। यूँ आपका वर्टिकल एनालिसिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गया। अब वर्टिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस देखिएगा। प्रॉफिट लॉस में वर्टिकल एनालिसिस आपने सेल्स पे बेस करना है। अब कोई एक इंफॉर्मेशन उठाइए, उसको सेल्स पे परसेंटेज कैलकुलेट करके देखिए। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 19,597 divided by 86,320 into 100 gives you 22.7%. Yes, sir. ठीक है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन उठाकर आप देख लीजिए एग्जैक्टली। तो सेल्स पे आपकी जो परसेंटेज होती है प्रॉफिट लॉस में, वो वर्टिकल एनालिसिस के तौर पे वर्कआउट की जाती है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में वर्टिकल एनालिसिस डिस्कस कर लिया। अब मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस डिस्कस करूंगा। वर्टिकल एनालिसिस से मतलब किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल है तो कर सकते हैं। No, sir. आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के फर्दर 3 टाइप्स हैं। चेंज एनालिसिस, चेन एनालिसिस एंड इंडेक्स एनालिसिस। चेंज एनालिसिस परसेंटेज चेंज के रेफरेंस पे बात की जाती है। उसका फॉर्मूला ये है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल 2020 में आपकी सेल्स थी 1.2 मिलियन और 2019 में आपकी सेल्स थी 1 मिलियन। कितनी चेंज आई? 200,000 की। ये इंक्रीज इन सेल्स है। हमने देखना है कि ये इंक्रीज इन सेल्स की क्या परसेंटेज बनती है प्रीवियस ईयर पे। तो हम फॉर्मूला यूं बनाते हैं, करंट ईयर की सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर की सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स। तो ये 1200 माइनस 1000 गिव्स यू 200। ठीक है, इसमें आप कलर चेंज कर लें। 200 डिवाइडेड बाय 1000। अब आप कह सकते हैं कि जी 20% इंक्रीज हुई है सेल्स में। ओके, तो ये परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकती है, परसेंटेज डिक्रीज भी हो सकती है। इसको मैंने जस्ट एरो के साथ डिनोट किया है। आप ये इसका बुनियादी फार्मूला कह सकते हैं, करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100 इज इक्वल टू चेंज एनालिसिस। आइए देखते हैं चेंज एनालिसिस की कुछ एग्जांपल्स। चेंज एनालिसिस प्रॉफिट लॉस के अंदर कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो आपको चंद सेकंड की बात होगी इसको समझना। ये सेल्स हैं और आप वेरीफाई कर रहे हैं कि आंसर ठीक है।
कर आप यूं रहे हैं 86,320 माइनस 75,200 divided by 75,200 into 104, calculating the result in percent. So 14.787. हो गया बेटे 14.79%। जी बेटे, अब आप कुछ भी वर्कआउट कर लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बना दिया आपको। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी वर्कआउट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या रिजल्ट यही है 13.93% ही है। ये रिजल्ट्स परसेंटेज में है जैसा। कुछ पूछने की बात है तो बताइएगा। Yes sir, यही है सर। ग्रेट। ये अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इन सब की परसेंटेज चेंज कैलकुलेट हुई। मैं अब नेक्स्ट बात करूंगा चेन एनालिसिस की। उससे पहले आपको अगर कोई बात डिस्कस करनी है तो पूछ लें। चेन, इसके नाम से कुछ जाहिर है। हम चेन की सूरत में इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रहता हूं और देखता हूं कि आप लोग इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं चेन एनालिसिस को। बाद में मैं अपनी गुफ्तगू करूंगा। पॉज कर रहा हूं। ये हाँ, बताने की बात ये है कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का चेन एनालिसिस है। मींस इसी तर्ज पे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी चेन एनालिसिस बना सकते हैं। इसी तर्ज पे हम सेल्स का भी चेन एनालिसिस बना सकते हैं। इसी तर्ज पे हम किसी का भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी चेन एनालिसिस बना सकते हैं। तो हमने देखना बस ये होगा कि वो कौन सी आइटम पिछले सालों में किस तरह से उसकी परसेंटेज उसके पिछले साल पे क्या बन रही है। तो इसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं कि ट्रेंड बता रही है। ठीक है। अब आप इंडेक्स एनालिसिस देखें और इसको समझिए कि इंडेक्स एनालिसिस से क्या मुराद है। आपने इंडेक्स पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, पढ़ा हुआ आप लोगों ने? यस सर। चलो देखो, Yes sir. उसमें क्या Yes, होता sir. था, किसी एक साल को बेस बनाते थे, ऐसा ही है। तो हम जी सर। ग्रॉस प्रॉफिट की ही कर रहे हैं एनालिसिस, लेकिन 2015 को हमने बेस ईयर बना दिया। हमने इसको बेस ईयर बना दिया। ठीक बात। और हर एक साल को 2016 का रिजल्ट हमने 2015 पे देखा, 2017 का 2015 पे, 2018 का 2015 पे, 2019 का 2015 पे। कैलकुलेटर उठाओ, देखो क्या 2016 के लिए ये जो मैंने इधर बनाया ठीक वर्किंग हुई है। 2016 का 15 पे देख रहे हैं, फिर 2017 का 15 देख रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था, प्रीवियस ईयर पे हम गए थे। 2016 का 2015 पे था और 2017 का 2016 पे देखा था, जबकि यहाँ पर हमारी बेस चेंज नहीं हो रही। बेस 2015 ही है हर किसी के लिए। ठीक बात। तो बातें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ आ गई कि एनालिसिस क्या है और किस तरह से वर्कआउट होता है।
वर्टिकल एनालिसिस में जब बैलेंस शीट या स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस कर रहे हैं तो टोटल एसेट्स को आपने बेस करना है, और फ्लोस का जब एनालिसिस कर रहे हैं वर्टिकल में तो नेट सेल्स को बेस करना है। नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न, इनको हम कहते हैं नेट। ओके, और फिर हॉरिजॉन्टल में चेंज एनालिसिस, चेन एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस हमें समझ आ गया आसानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली बात कर लेते हैं। अगली बात करने से पहले मैं हल्का सा आपको तारुफ करवा दूं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में ओनर्स या ओनरशिप स्ट्रक्चर का। सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल ओनर होता है, उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनरशिप में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ओनर होते हैं, उनको पार्टनर्स कहते हैं। और कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड में फ्रेंड्स एंड फैमिली बिजनेस कर रहे होते हैं, पब्लिक में पब्लिक आ जाती है। इसमें जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं। कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस में ओनर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, या इक्विटी होल्डर कहलाते हैं, या स्टॉक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एरो ठीक समझ में आएगा। कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस में जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर या इक्विटी होल्डर कहलाते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर कहलाते हैं। और ये ओनर्स को मैंने डिफाइन किया। अब ओनर्स की इक्विटी जब हम वर्कआउट करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स ओनर्स इक्विटी होती है। पार्टनरशिप में कैपिटल प्लस माइनस करंट अकाउंट ओनर्स इक्विटी होती है। जबकि कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस में ओनर्स इक्विटी जो है वो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इकट्ठा करें तो वो बनती है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। शेयर कैपिटल में शेयर प्रीमियम आ जाता है और ये रिजर्व्स। ये बात आप लोगों के साथ आप मुझे बताएं पीआरसी में डिस्कस हुई भी है या नहीं, आईटीए में? यस सर, हुई है सर। यस सर, हुई है सर। हमने वहां पर हल्का फुल्का इसको देखा हुआ कि शेयर कैपिटल जब इश्यू होता है तो हमें कैश मिलता है, हम कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, समझ ना आने पर मुझे आगे ना चलने दीजिएगा। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इस डिस्कशन ने इन चैप्टर्स कवर कर जाने हैं, इसलिए मैं फिर से बात कहूंगा, समझ ना आने पर मुझे आगे मत चलने दीजिएगा। ये जो चौखटा है इस वक्त, ओनर्स इक्विटी मैं डिफाइन कर चुका कि कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस के ओनर्स इक्विटी के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कंपनी जब शेयर होल्डर्स से पैसे लेती है तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट करती है, और अगर वो शेयर होल्डर से जो पैसे ले रही है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा ले रही है एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब मोर देन
फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, मैं बात को आसान करके समझाता हूं आपको। आपकी जेब में जो करेंसी नोट पड़ा हुआ है 100 रुपए का या 1000 रुपए का, उसकी फेस वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है। अब फर्ज कर लेते हैं ईद के दिन है और आपको जो है वो 1000 रुपए का नोट नया चाहिए, फ्रेश मिल नहीं रहा। एक शख्स आपको कहता है कि मैं ये 1000 रुपए का नोट आपको 1100 रुपए में दे सकता हूं, तो इसका मतलब है वो आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है, मोर देन फेस वैल्यू। बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। कंपनी, अच्छा अब एक और बात ध्यान में बराबर रखिएगा कि आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं, ये एंटिटी जो है वो कंपनी है। एंटिटी इस वक्त है एक कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस, आप अकाउंटेंट हैं। आप इन ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर कर रहे हैं अपने बिजनेस में। ये शेयर होल्डर्स हैं, ये लोग जो हैं शेयर होल्डर्स हैं। अब जरा क्लैरिटी आ जाएगी। शेयर होल्डर्स ने कंपनी को कैश दिया शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कैपिटल इशू किया, शेयर कैपिटल इशू किया। ठीक बात, यहां से कैश कंपनी को मिला और कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया। अब अगर तो 100 रुपए के अगेंस्ट 100 रुपए के शेयर इशू किए जा रहे हैं, तो आप एंट्री सादा सी करेंगे, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर 100 रुपए के जो फेस वैल्यू के शेयर्स हैं वो 120 रुपए लेकर इशू किए जा रहे हैं, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने प्रीमियम रिसीव किया है किससे? शेयर होल्डर से। कैश तो रिसीव हुआ डेबिट, और शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम इन दोनों को क्रेडिट करेंगे। मैं रुकता हूं, आप मुझे बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? जी सर क्लियर है, जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर सर, तो यस सर इसका क्लियर मतलब है कि दोनों सूरतों में हमें 120 या 100 रुपए के अगेंस्ट जो हम शेयर इशू कर रहे हैं वो इक्विटी होल्डर से ही पैसे मिल रहे हैं। शेयर प्रीमियम के पैसे भी इक्विटी होल्डर से मिले हैं, शेयर कैपिटल के भी इक्विटी होल्डर से मिले हैं। लिहाजा ये जो शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम है ये शेयर होल्डर्स इक्विटी की आइटम है। अब हमें उससे पैसे जब मिलते हैं तो हम कारोबार करते हैं। मैं दोबारा बोलूँगा कि आपने अपने आप को कारोबार में मौजूद मैनेजमेंट या अकाउंटेंट ये समझना है। अब आपको जब पैसे मिले शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, कैश जब मिला, अब उससे आपने कारोबार किया। जब कारोबार किया आपने एक्सपेंसेस किए, आपने माल बेचा, आपको प्रॉफिट्स हुए। वो जो प्रॉफिट हुए वो किनका हक है उन प्रॉफिट्स पे? शेयर होल्डर्स का। वो जो आपको प्रॉफिट्स हुए वो आप शेयर होल्डर्स में तकसीम करते हैं डिविडेंड के नाम पर। ठीक है, डिविडेंड के नाम पर। वो जो प्रॉफिट्स डिविडेंड के नाम पे तकसीम करने हैं उसमें सबसे पहले तो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
हमने सीखा हुआ है, जिसमें कि हम इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन जाती है, हमारे पास प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट में। एक नया हेड हम ओपन करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में से रिटेन्ड प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया। ये क्या है? अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स या प्रॉफिट, वट एवर यू कॉल रिटेन्ड अकाउंट। ये काम हमने इस अकाउंटिंग एंट्री के जरिए से किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट या रिटेन्ड प्रॉफिट्स क्रेडिट। मैं कई जगहों पर इसे रिटेन्ड अर्निंग बोलूँगा, कई जगहों पर मैं इसे रिटेन्ड प्रॉफिट बोलूँगा, बात एक ही है। ऑलराइट, अब रिटेन्ड प्रॉफिट्स इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब हमने उन रिटेन्ड प्रॉफिट्स में से ओनर्स को डिविडेंड दिया। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू ओनर्स। जी भी कहानी समझ में? यस सर। जो आपने पहला पॉइंट लिखा है, शेयर कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, तो पब्लिक से तो कैश रिसीव Yes, sir. करेंगे। जो आपने पहला पॉइंट लिखा है, शेयर कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, तो पब्लिक से तो कैश रिसीव करेंगे क्या कहना, मुझे आपकी बात और सही इशू नहीं आ करेंगे रही, शेयर कैपिटल। थोड़ी सी कट गई फिर ये दोबारा। तो लिखा हुआ शेयर कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम। सर, जो आपने पहला पॉइंट लिखा है, इसमें शेयर कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक लिखा है, जी। तो पब्लिक से तो हम कैश रिसीव करेंगे ना। सर, और जो आपने share पहला capital पॉइंट तो हम लिखा है, issue इसमें करते हैं। शेयर कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक लिखा है, तो पब्लिक से यहाँ तो पे हम हम कैश public से रिसीव receive करेंगे ना, कैसे करें? और शेयर कैपिटल तो हम उनको इशू करते हैं। यहाँ पे कहाँ कह रही, यहाँ पे का क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम First पब्लिक point से में सारी रिसीव owners कैसे कर रहे equity हैं? कर सकते देखो बेटे, पब्लिक कौन है इस डायग्राम में? देखो पब्लिक कौन है? फर्स्ट पॉइंट पे सारी ऑनर सिक्योरिटी का सबसे पहला पॉइंट लिखा आपने। ठीक है, आप शेयर्स खरीदना चाह रही हैं पीआईए के, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के आप शेयर्स खरीदना चाह रही हैं, आप पीआईए को कैश देंगी हैं। जी सर। और पीआईए आपको शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करेगी। जी। अब पीआईए का अकाउंटेंट बन के सोचो, जी पीआईए सर। कैश रिसीव हुआ, यस सर। पीआईए ने किससे कैश रिसीव किया? जी पब्लिक से। पब्लिक से जी। हाँ जी, और उसको क्या Yes, इशू sir. किया? अपने शेयर सर्टिफिकेट्स। जी सर। देखो ना, Share- आप जब कैश देंगे Public तो आप से अपने पास कोई सबूत तो रखेंगे कि जो मैंने कैश दिया है उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिला? शेयर सर्टिफिकेट मिले, जी सर। शेयर कैपिटल के सर्टिफिकेट्स मिले ना बेटे आप। जी सर, लेकिन वो हम पब्लिक से थोड़ी रिसीव कर रहे हैं, वो तो हम शेयर कैपिटल। पीआईए से रिसीव कर रहे हैं। आप क्या रिसीव करो पीआईए से? जी सर, लेकिन वो हम पब्लिक से थोड़ी रिसीव कर रहे हैं, वो तो हम क्या सर, समझ नहीं। पीआईए से पीआईए रिसीव से कर क्या रहे हैं। रिसीव कर रही हो? पीआईए कर से लो। हम शेयर रिसीव कर फर्स्ट रहे कर हैं लो, ना, और फर्स्ट एक मिनट क्या सर, फर्स्ट कर लो, समझ नहीं। आपके अम्मी अब्बा जो हैं वो पब्लिक हैं और आप पीआईए पीआईए की से हम अकाउंटेंट हैं। शेयर रिसीव कर रहे हैं ना, और उनको दे रहे हैं। आप पीआईए की अकाउंटेंट ये बैठी हुई हैं, ठीक है, और आपके अम्मी अब्बा जो हैं वो ये पब्लिक हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने बीइंग अकाउंटेंट अम्मी अब्बा से कैश रिसीव किया, कैश डेबिट करोगी कि नहीं? यस करेंगे। अब उनको आपने सर्टिफिकेट इशू किए जिसका नाम है शेयर कैपिटल, तो आप यस जब कैश रिसीव Yes, करती हैं करेंगे। ओनर से तो क्या एंट्री करती हैं? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। सर, ये अकाउंटिंग आप
आपने ठीक किया, इस पे जो आपने Yes, लाइन sir. लिखी है ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। शेयर कैपिटल तो हम पब्लिक को इशू करेंगे ना, यहाँ पे आओ रिसीव मेरी लिखा। जान, यस मेरा सर, ये पुत्र, मेरा अकाउंटिंग काका, आपने मेरा ठीक किया, इस शहजादा, पे जो आपने लाइन लिखी है ये यहाँ पे मेरा कंफ्यूजन हो रही है। शहजादा बच्चा। शेयर कैपिटल तो हम देख पब्लिक को मेरे इशू बेटे, करेंगे जब ना, यहाँ ये पे शेयर रिसीव लिखा। कैपिटल है, ये मैंने शेयर सर्टिफिकेट नहीं लिखा, ये आप शेयर कैपिटल की मनी, आप कहते हैं कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम ओनर नहीं कहते, तो कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम ओनर, आप इस जुमले को मजीद ऐसे कर लें, शेयर कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक एंड, आपकी यहाँ पे कंफ्यूजन दूर, एंड इश्यूड शेयर सर्टिफिकेट्स। अब बात समझ आ गई बेटे? यस सर, क्लियर है। अब क्लियर है? इशू शेयर सर्टिफिकेट कर रहे हैं, आप रिसीव शेयर कैपिटल की रकम कर रहे हैं, ये शेयर कैपिटल कैश में यस आपने सर, रिसीव क्लियर किया। है। ओके सर। अब 100% क्लियर हो गया बेटा? जी सर, क्लियर। शाबाश शाबाश शाबाश। और कोई पूछने की बात? ओके सर। नो सर। शाबाश। जी सर, क्लियर। अब ये वाला रिटेन प्रॉफिट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये डिविडेंड हमने दिया, ये ऐसे सर। ही है बेटे जान जो हम एक अकाउंटिंग एंट्री बचपन में करते होते थे, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ये बचपन की अकाउंटिंग एंट्री है ना। तो अब ड्राइंग्स की जगह अब डिविडेंड दे रहे हैं, और ड्राइंग्स या डिविडेंड जो देते हैं, ड्राइंग्स किस में से लेस होती थी? प्रॉफिट्स में से लेस होती थी ना, इक्विटी में जाने के लिए। तो ये डिविडेंड को मैंने डायरेक्टली जो है वो प्रॉफिट्स में डेबिट कर दिया, रिटेन प्रॉफिट्स में। बात एक ही है, आप डिविडेंड या ड्राइंग को डेबिट जब करते हैं तो माइनस कहाँ से होती है? वो प्रॉफिट्स में से, और अपने आप माइनस करना है प्रॉफिट्स को तो डायरेक्टली आप उनको डेबिट करते हैं, रिटेन प्रॉफिट्स को। कॉन्सेप्ट इसका अगर क्लियर है तो मुझे आप गो अहेड दीजिए। यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। ग्रेट, माशाल्लाह। मैंने दोबारा से बोला कि ये वो बातें हैं जो कि आगे 2-3 चैप्टर्स के अंदर आपको यस सर, बहुत क्लियर। मदद देने वाली। मैं वो चैप्टर्स के नाम लिख देता हूँ। ये वाली बातें आपने एक तो रेशो एनालिसिस में पढ़नी है, दूसरी ये वाली बातें आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पढ़नी है, तीसरी ये वाली बातें आपने अर्निंग्स पर शेयर में पढ़नी है। और वो बातें क्या है? यही चौकटा बस। इन पर आपकी अगर अच्छी ग्रिप है तो जब मैं आपके साथ ये बातें कर रहा हूँ तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ओके, ले जी, आज ये यहाँ तक, लेकिन मैं फिलहाल आपको कल क्या पढ़ाना है उससे मुतल्लक हल्की सी बातचीत शेयर कर रहा हूँ। कल हमने गुफ्तगू करनी है कुछ रेशो एनालिसिस से मुतल्लक। आप इसको अगर अपनी बुक में देख कर आएंगे तो ज़्यादा सवाब होगा, ठीक है। ये रेशोज हमने कल डिस्कस करनी है, इसको नोट कर लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज, एफिशिएंसी रेशोज और मार्केट रेशोज, ये रेशो एनालिसिस में हमने पढ़ना है। ऑलराइट, और ये सारी की सारी रिलेटिव फॉर्म में ही होंगी, परसेंटेजेस में या कोई फ्रैक्शन हम बनाकर उसको रिलेट करके देख रहे होंगे। ओके बेटे जी, कोई सवाल आज के लेक्चर से मुतल्लिक है तो पूछ लीजिए। सर जो शेयर प्रीमियम है वो क्रेडिट कैसे होती है? दोबारा बोलिएगा बेटे। सर जो शेयर प्रीमियम था हमने क्रेडिट किया था वो क्रेडिट क्यों होगा? क्रेडिट क्यों होगा? सर वो शेयर प्रीमियम है वो क्रेडिट कैसे होगा? अच्छा बेटे देखो, शेयर प्रीमियम भी ऐसे ही है ना कि आपने कैश रिसीव किया हुआ है अपने शेयर होल्डर से, आपने शेयर होल्डर से कैश रिसीव किया, शेयर होल्डर से आपने
120 रुपये रिसीव किया है ना, कैश 100 रुपया रिसीव किया शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, और पे कैश आपने रिसीव किया एंड 20 रुपये का कैश आपने रिसीव किया शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट। उसको हम अपने इक्विटी में ले जाते हैं। ये 20 रुपये का कैश शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट रिसीव किया। तो इन दोनों को जब आप कंपाउंड करेंगे, क्योंकि एक ही तारीख में ये दोनों काम कर रहे हैं, तो ये कैश डेबिट शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट एंट्री बन जाएगी। ठीक है, ये हम दोनों काम जो है वो इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि शेयर होल्डर से हम पैसे रिसीव कर रहे हैं। पैसे देने वाला जो है वो शेयर होल्डर है। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। ठीक है हबीब, समझ आइए बात की? थैंक यू। दोनों ओनर्स इक्विटी के हेड हैं। इन दोनों का मेन हेड ओनर्स इक्विटी है। इसकी वजह से भी ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज होती है। वो जो बचपन में मेन हेड पढ़े हुए हैं आपने, ये सारी जिंदगी चल रहे हैं। ठीक है, ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज इसलिए क्रेडिट, और इधर भी आप देख रहे हैं कि ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज हुई है। ऑलराइट, यस सर। चलो ठीक है बच्चों जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।